आज हम इस पॉडकास्ट में यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में समझेंगे। और ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना किस्सा नहीं है। जरा सोचिए, 1917 में रूस में हुई एक घटना ने सिर्फ एक देश का नक्शा नहीं बदला, बल्कि आने वाली पूरी सदी के लिए दुनिया भर की सरकारों और समाजों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब ये एक ऐसा भूचाल था जिसके झटके आज भी महसूस किए जाते हैं। बिल्कुल। जब हम आज भी बराबरी, मजदूरों के अधिकार या सरकार के रोल के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसी बहस को आगे बढ़ा रहे हैं जो उस दौर में शुरू हुई थी। और इस कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं फ्रांसीसी क्रांति तक, जिसने हवा में आज़ादी, बराबरी और भाईचारे जैसे शक्तिशाली विचार घोल दिए थे। एकदम सही। फ्रांसीसी क्रांति ने एक बोतल से जिन बाहर निकाल दिया था, कह सकते हैं। अब हर कोई समाज को बदलने की बात कर रहा था। उस समय यूरोप में विचारों का एक महासंग्राम चल रहा था, जहां तीन बड़ी ताकतें आमने सामने थीं: उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। हाँ। और इसी वैचारिक मंथन के बीच से समाजवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो ठीक है, चलिए इसी महासंग्राम को समझते हैं। ये तीन खेमे, उदारवादी यानी लिबरल्स, रेडिकल और रूढ़िवादी, इनके बीच आखिर झगड़ा किस बात का था? देखिए, रूढ़िवादी तो वो थे जो चाहते थे कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहें। वो बदलाव के सख्त खिलाफ थे। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद उन्हें भी लगने लगा था कि थोड़ा बहुत बदलाव तो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे और परंपराओं का सम्मान करते हुए। और उदारवादी, उनका तो नाम ही उदार है, तो वे तो पूरे बदलाव के पक्ष में होंगे। यहीं पर सबसे दिलचस्प बात है। उदारवादी बदलाव तो चाहते थे, लेकिन अपनी शर्तों पर। वे राजा की तानाशाही खत्म करना चाहते थे, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे और एक चुनी हुई संसदीय सरकार भी चाहते थे। एक मिनट, यहां मैं थोड़ा उलझ गया हूं। अगर वो एक चुनी हुई संसदीय सरकार चाहते थे, तो फिर उन्हें पूरी तरह लोकतांत्रिक क्यों नहीं कहा जा सकता? ये दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और यही उनके विचारों का सबसे बड़ा विरोधाभास था। वे संसद तो चाहते थे, लेकिन उसमें बैठने वाले और उन्हें चुनने वाले लोग कौन होंगे? उदारवादियों का मानना था कि वोट देने का अधिकार सिर्फ उन पुरुषों को होना चाहिए जिनके पास संपत्ति है। ओह। वे आम मजदूरों, गरीबों और महिलाओं को वोट का अधिकार देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, तो मतलब वो एक तरह की तानाशाही को दूसरी तरह की तानाशाही से बदलना चाहते थे, जहां राजा की जगह अमीर और संपत्ति वाले लोग राज करें। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इसी सोच के खिलाफ खड़े थे रेडिकल्स। वो कहते थे कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो देश की ज्यादातर आबादी यानी आम लोगों के बहुमत से बने। वे महिला मताधिकार के भी जबरदस्त समर्थक थे और अमीरों और जमींदारों को मिले खास अधिकारों के खिलाफ थे। तो यूरोप में विचारों की आग सुलग तो रही थी, लेकिन इसे भड़कने के लिए एक ऐसे बारूद के ढेर की जरूरत थी जो एक पूरे साम्राज्य को उड़ा सके। और वो बारूद जमा हो रहा था औद्योगिक क्रांति की फैक्ट्रियों में। नए नए शहर बन रहे थे, रेलवे लाइनें बिछ रही थीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल रही थीं। पर इस चमक के पीछे एक स्याह अंधेरा था। मजदूरों से दिन में 12-15 घंटे काम लिया जाता था, तनख्वाह बहुत कम थी और रहने की जगह इतनी गंदी और तंग थी कि बीमारियां आम थीं। जाहिर ऐसे हालात में लोगों के मन में गुस्सा तो होगा ही। वो जरूर सोचते होंगे कि इस सिस्टम में ही कोई बड़ी गड़बड़ी है। और इसी सवाल का जवाब बनकर उभरा समाजवाद। समाजवादियों ने एक बहुत सीधी और शक्तिशाली बात कही: इन सारी समस्याओं की जड़ है निजी संपत्ति। निजी संपत्ति? हाँ, उनका तर्क था कि फैक्ट्री का मालिक सिर्फ अपने मुनाफे की सोचता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसके मजदूर किस हाल में जी रहे हैं। तो उनका हल क्या था? क्या वो हर तरह की निजी संपत्ति खत्म करना चाहते थे? उनका मुख्य विचार ये था कि उत्पादन के जो बड़े साधन हैं, जैसे फैक्ट्रियां, खदानें, जमीनें, उन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए काम होगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा आइडिया है। क्या इसे लागू करने को लेकर सब एकमत थे? मुझे लगता है यहाँ भी बहस हुई होगी कि इसे किया कैसे जाए। यहीं पर शायद कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों की एंट्री होती है। बिल्कुल। समाजवादियों में भी दो तरह की सोच थी। कुछ का मानना था कि लोगों को खुद छोटे छोटे ग्रुप्स, जिन्हें कोऑपरेटिव्स कहते हैं, बनाकर बदलाव लाना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो मानते थे कि ये काम सरकार का है, कि सरकार को आगे बढ़कर पूंजीपतियों की जगह लेनी चाहिए। लेकिन फिर आए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, जिन्होंने कहा ये सब बातें ठीक है, लेकिन असली लड़ाई को समझो।
और वो असली लड़ाई क्या थी? मार्क्स का कहना था कि ये जो पूरा औद्योगिक समाज का ढांचा है, ये पूंजीवादी है, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां सारा खेल मुनाफे का है। और ये मुनाफा मजदूरों के खून पसीने से पैदा होता है। जब तक ये मुनाफा फैक्ट्री मालिकों की जेब में जाता रहेगा, मजदूरों की हालत कभी नहीं सुधर सकती। इसलिए प्यार से या धीरे धीरे बदलाव नहीं आएगा। तो फिर कैसे? मजदूरों को एकजुट होकर इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा और एक साम्यवादी समाज बनाना होगा जहां सब कुछ समाज का हो। ये तो एक सीधी क्रांति का बुलावा था। चलिए यहाँ श्रोताओं से एक सवाल पूछते हैं। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी समाज में मजदूरों की हालत कभी सुधर नहीं सकती। आज के दौर में इस विचार के बारे में क्या राय बनती है? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। तो अब हम यूरोप के उस कोने की तरफ चलते हैं जहां ये विचार सिर्फ किताबों और बहसों में नहीं रहे, बल्कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को जमींदोज कर दिया, जार के रूस में। 1914 का रूस एक विशाल साम्राज्य था जिस पर जार निकोलस II का एक छत्र निरंकुश शासन था। अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी थी, लगभग 85% लोग किसान थे। उद्योग कुछ गिने चुने शहरों जैसे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को तक ही सीमित थे। और इन किसानों और मजदूरों की हालत कैसी थी जो इस विशाल साम्राज्य की नींव थे? मजदूर बटे हुए थे, लेकिन जब भी मालिकों के खिलाफ हड़ताल करनी होती थी तो वो एक हो जाते थे। महिलाओं को पुरुषों से आधी तनख्वाह मिलती थी। पर असली असंतोष वो किसानों में था। वे जमीन पर खेती तो करते थे, लेकिन जमीन के मालिक थे अमीर कुलीन, चर्च या खुद जार। अच्छा। रूसी किसान इन कुलीनों से नफरत करते थे और उनकी जमीन छीनना चाहते थे। मैंने सुना है कि रूसी किसानों में जमीन को लेकर एक बहुत अनोखी प्रथा थी जो उन्हें बाकी यूरोप से अलग करती थी। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन को एक साथ मिला देते थे, जिसे वो मीर या कम्यून कहते थे। फिर वो कम्यून हर परिवार की जरूरत के हिसाब से जमीन को दोबारा सब में बांट देता था। ये तो कमाल है। मतलब जमीन पर सामूहिक अधिकार और जरूरत के हिसाब से बंटवारा। ये तो सुनने में ही समाजवादी लगता है। क्या इस प्रथा ने रूसी किसानों को क्रांति के विचारों के लिए ज्यादा तैयार किया? श्रोताओं, इसके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में बताइए। तो ऐसे समाज में जहां जार का दमन था और लोगों में भारी गुस्सा, समाजवादी विचार आग की तरह फैल रहे थे। लेकिन 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। फिर भी चोरी छिपे समाजवादी पार्टियां बन रही थीं, और इन्हीं में से एक पार्टी के बोल्शेविक गुट के नेता थे व्लादिमीर लेनिन। हाँ, लेनिन का मानना था कि क्रांति के लिए एक छोटी, अनुशासित और पेशेवर क्रांतिकारियों की पार्टी चाहिए। तो तनाव धीरे धीरे बढ़ता रहा था। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस बारूद में पहली बार आग लगाई? वो चिंगारी थी 1905 की एक घटना जिसे इतिहास खूनी रविवार के नाम से जानता है। 1904 मजदूरों के लिए बहुत बुरा साल था। महंगाई आसमान छू रही थी। इसके विरोध में फादर गैपॉन नाम के एक पादरी के नेतृत्व में हजारों मजदूर एक शांतिपूर्ण जुलूस लेकर जार के महल की तरफ बढ़े। वे सिर्फ अपनी हालत सुधारने की गुहार लगाना चाहते थे। और जार ने उनकी गुहार सुनी? जार ने उनकी गुहार का जवाब गोलियों से दिया। पुलिस और जार के सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर हमला कर दिया। 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इस घटना ने पूरे रूस को हिलाकर रख दिया। लोगों का जार पर से रहा सहा भरोसा भी उठ गया। पूरे देश में हड़तालें और प्रदर्शन होने लगे। इस क्रांति का क्या नतीजा निकला? क्या जार को झुकना पड़ा? दबाव में आकर जार ने एक चुनी हुई संसद, जिसे ड्यूमा कहते हैं, बनाने की इजाजत दे दी। लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था। जैसे ही जार को लगा कि ड्यूमा उसकी शक्ति पर सवाल उठा रही है, उसने पहली ड्यूमा को 75 दिनों में और दूसरी को 3 महीने में ही भंग कर दिया। तो 1905 की क्रांति एक तरह से ड्रेस रिहर्सल साबित हुई। जार ने अपनी सत्ता बचा ली, लेकिन क्रांतिकारियों ने भी सबक सीख लिया था। असली तूफान तो अभी आना बाकी था। और वो तूफान आया प्रथम विश्व युद्ध के साथ। 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो शुरू में तो रूस के लोग देशभक्ति में जार का समर्थन कर रहे थे, लेकिन ये युद्ध रूस के लिए एक भयानक आपदा साबित हुआ। 1917 तक 70 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक या तो मारे जा चुके थे या घायल थे। 70 लाख? हाँ, देश में अनाज की भारी कमी हो गई और शहरों में रोटी के लिए दंगे होने लगे। सैनिक अब और लड़ना नहीं चाहते थे। तो देश पूरी तरह से टूटने की कगार पर था।
और इसी पृष्ठभूमि में हुई फरवरी 1917 की क्रांति। इस बार ऐसा क्या अलग हुआ कि जार का तख्ता ही पलट गया? इस बार भी शुरुआत राजधानी पेट्रोग्राड में हुई। महिलाओं ने रोटी की कमी के खिलाफ सड़कों पर उतर आईं। हड़तालें फैलने लगीं। जार ने सेना को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का हुक्म दिया, लेकिन इस बार सैनिकों ने गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया और बगावत करके मजदूरों के साथ आ गए। ये निर्णायक मोड़ था। सेना का विद्रोह, ये तो किसी भी शासक के लिए अंत की घंटी है। बिल्कुल। मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर पेट्रोग्राद सोवियत नाम की अपनी एक परिषद बना ली और 2 मार्च को जार निकोलस II को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। रूस में सदियों पुरानी राजशाही का अंत हो गया। तो जार तो चला गया, लेकिन देश की समस्याएं वो तो वहीं की वहीं थीं। और इस खालीपन को भरने के लिए कौन आ गया है? 2 ताकतें। एक तरफ डूमा के नेताओं ने एक अस्थायी यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली और दूसरी तरफ मजदूरों की पेट्रोग्राद सोवियत थी। हालात ऐसे थे जैसे एक गाड़ी में 2 ड्राइवर हों और दोनों स्टीयरिंग व्हील को अलग अलग दिशा में घुमा रहे हों। और इसी उथल-पुथल के बीच अप्रैल 1917 में बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन निर्वासन से रूस लौट आए। और लेनिन ने आते ही खेल बदल दिया। उन्होंने आते ही अपनी अप्रैल थीसिस पेश की, जिसमें 3 बहुत सरल और सीधी मांगे थी जो सीधे आम लोगों के दिल में उतर गईं। युद्ध खत्म करो, सारी जमीन किसानों को दो और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो। शांति, रोटी और जमीन, ये वो चीजें थीं जो हर कोई चाहता था और अस्थायी सरकार दे नहीं पा रही थी। एकदम। जैसे जैसे समय बीतता गया, अस्थायी सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया। लेनिन को लगा कि अगर उन्होंने जल्द ही सत्ता पर कब्जा नहीं किया तो सेना तानाशाही लागू कर देगी। और फिर उन्होंने फैसला किया। 24 अक्टूबर को बोल्शेविकों ने एक सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। यानी अक्टूबर क्रांति, ये कितनी खूनी थी। हैरानी की बात है, बहुत कम। बोल्शेविकों ने बहुत सुनियोजित तरीके से सरकारी इमारतों, टेलीफोन दफ्तरों और रेलवे स्टेशनों पर कब्जा कर लिया। मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही घंटों में बिना किसी बड़े खून खराबे के सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में आ चुकी थी। तो अब लेनिन और बोल्शेविक सत्ता में थे। रूस रातों रात कैसे बदल गया? उन्होंने आते ही कौन से बड़े फैसले लिए? उन्होंने आते ही रूस का पूरा नक्शा बदल दिया। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जमीन को समाज की संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को इजाजत दे दी गई कि वो कुलीनों की जमीन पर कब्जा कर लें। रूस एक दलीय राज्य बन गया और बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। अच्छा। और गुप्त पुलिस चेका ने बोल्शेविकों के आलोचकों को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। जाहिर है इन बदलावों से हर कोई खुश नहीं होगा। देश के अंदर ही एक बड़ा टकराव शुरू हो गया होगा। हाँ, और इसी के चलते रूस एक भयानक गृह युद्ध मतलब सिविल वॉर में घिर गया। एक तरफ बोल्शेविक थे जिन्हें रेड्स कहा जाता था और दूसरी तरफ उनके सारे दुश्मन जिनमें जार के समर्थक व्हाइट्स और दूसरे समाजवादी ग्रीन्स शामिल थे। और इनको बाहरी मदद भी मिल रही थी, है ना? हाँ, इन विरोधियों को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी विदेशी ताकतों का भी समर्थन था। लेकिन 3 साल की लड़ाई के बाद 1920 तक बोल्शेविक जीत गए और 1922 में उन्होंने सोवियत संघ यूएसएसआर की स्थापना की। लेनिन की मृत्यु के बाद सत्ता जोसेफ स्टालिन के हाथों में आई और यहीं से क्रांति एक बहुत ही क्रूर और स्याह मोड़ लेती है। हाँ, स्टालिन ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जो नीतियां अपनाई वो बेहद क्रूर थीं। सबसे भयानक थी सामूहिकीकरण मतलब कलेक्टिवाइजेशन की नीति। शहरों में अनाज की कमी से निपटने के लिए स्टालिन ने फैसला किया कि किसानों से उनकी जमीनें छीन ली जाएं और उन्हें मजबूर किया जाए कि वो बड़े-बड़े सामूहिक खेतों यानी कॉलखोज में काम करें। ये तो किसानों के लिए एक तरह से गुलामी थी। उन्होंने इसका विरोध तो किया होगा। उन्होंने जबरदस्त विरोध किया। नाराज किसानों ने विरोध में अपने ही जानवरों को मारना शुरू कर दिया। जिन्होंने भी सामूहिकीकरण का विरोध किया उन्हें या तो मार दिया गया या साइबेरिया के लेबर कैंपों में भेज दिया गया। क्या भयानक था। इसका नतीजा ये हुआ कि 1930-33 के बीच सोवियत इतिहास का सबसे भयानक अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग भूख से मारे गए। स्टालिन ने पार्टी के अंदर भी अपने हर विरोधी को खत्म कर दिया। 1939 तक 20 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों या श्रम शिविरों में डाल दिया गया था। ये सुनना भी भयानक है। एक क्रांति जो बराबरी और आजादी के नाम पर शुरू हुई थी, उसका ऐसा अंत। लेकिन इस सारी क्रूरता के बावजूद
रूसी क्रांति ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित भी किया। इस विरोधाभास को कैसे समझा जाए? यही इस क्रांति की सबसे जटिल विरासत है। एक तरफ इसने दुनिया भर के मजदूरों और गुलाम देशों के लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। उन्हें लगा कि वो भी शोषण से आजाद हो सकते हैं। भारत में भी नेहरू और टैगोर जैसे लोग सोवियत प्रयोग से बहुत प्रभावित हुए। और दूसरी तरफ 1950s आते आते ये साफ हो गया था कि सोवियत संघ में जो सरकार थी वो क्रांति के आदर्शों से कोसों दूर थी। हाँ, एक पिछड़ा हुआ देश एक महाशक्ति बन गया था, उद्योग लग गए थे, गरीबों को खाना मिल रहा था, लेकिन इसकी कीमत वहां के नागरिकों ने अपनी आज़ादी खोकर चुकाई थी। ये विकास, दमन और तानाशाही की नींव पे खड़ा था। तो आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? सबक यही है कि इतिहास सीधा सपाट नहीं होता, इसमें अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। सोवियत संघ भले ही बिखर गया हो, लेकिन समाजवाद के वो बुनियादी सवाल कि क्या एक ज्यादा बराबर और न्यायपूर्ण समाज बनाना संभव है, वो आज भी जिंदा है और दुनिया भर में उन पर बहस जारी है। चलिए आज की इस गहरी चर्चा को कुछ सवालों के साथ खत्म करते हैं। जल्दी से रिवीजन के लिए कमेंट्स में बताइए, लेनिन की अप्रैल थीसिस में 3 मुख्य मांगे क्या थीं और खूनी रविवार की घटना का रूस पर क्या असर पड़ा? और कुछ बड़े सवाल जिन पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। पहला, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था और किसानों ने इसका विरोध क्यों किया? दूसरा, क्या आपको लगता है कि निजी संपत्ति ही समाज की सभी समस्याओं की जड़ है? और आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, रूसी क्रांति के कौन से पहलू सबसे ज्यादा प्रेरणा देते हैं और कौन से सबसे ज्यादा डराते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज हमने देखा कि कैसे विचारों की टकराव, औद्योगिक समाज की तकलीफों और एक युद्ध की तबाही ने रूस में एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास हमें सिखाता है कि बड़े सामाजिक बदलाव अचानक नहीं होते, उनके पीछे सालों का संघर्ष और विचारों का मंथन होता है। इसे समझकर ही हम अपने आज और कल को बेहतर बना सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और गहरी चर्चाओं के लिए द्रोणा के साथ बने रहें। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।